अब बात करेंगे ड्रैगन के डर्टी गेम की, जो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। 7 से 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुआ उसके सबूत पूरी दुनिया ने देखे। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हुई तबाही इस बात की गवाही दे रही थी कि भारतीय सेना ने सटीक और करारा प्रहार किया, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ झूठ और प्रोपेगेंडा का वो खेल जिसमें पाकिस्तान और उसके आका चीन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने राफेल के खिलाफ फर्जी कैंपेन चलाया था। मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के तुरंत बाद चीन ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए राफेल गिराने का दावा किया। इसके लिए एआई और वीडियो गेम्स की इमेज का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग ने 745 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है, जिसके 97 पन्ने में राफेल के खिलाफ चीन के दुष्प्रचार का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो राफेल की जगह अपने J-30 विमानों को बेचना चाहता है। इस साल भी ये रिपोर्ट आई और ये पेश की गई कल। इसमें जो खास बातें हैं वो सबसे पहले तो अमेरिका ने चाइना के ऊपर ये ब्लेम लगाया है कि चाइना ने अपना फेक सोशल मीडिया अकाउंट से जो राफेल जेट्स की जो दिखाया गया कि वो बर्बाद कर दिया, और वो चाइना के जो वेपन सिस्टम थे, जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, उन्होंने बर्बाद किया। और उसकी वजह ये बताई है कि चाइना चाहता था कि राफेल के मुकाबले में उसका जो 35 जहाज है वो ज्यादा बिकाई उसकी हो, और बाकी जो देश है जो भी फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं वो J-35 खरीदे और ना कि राफेल खरीदे, क्योंकि राफेल में इंडोनेशिया और बाकी जो कई कंट्रीज अपना इंटरेस्ट दिखा रही थी। तो चाइना ने क्या किया, भारत और पाकिस्तान के इस 4 दिन के युद्ध में, ऑपरेशन सिंदूर में, अपना सोचा कि अपना फायदा, क्योंकि कभी भी आप देख लो चाइना जो भी काम करता है अपने फायदे के लिए करता है और वो बड़ी सोच समझ के करता है। पहलगाम के बाद उसको पता था कि कोई ना कोई झगड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा और उसको वो कैपिटलाइज करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर होने के साथ ही पाकिस्तान और चीन ने सोशल मीडिया पर भारतीय विमानों को गिराने का दावा शुरू कर दिया, और इस दावे में उन्होंने कहा कि राफेल नाम के प्लेन को मार गिराया गया है। राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जबकि अगर J-35 की बात की जाए तो ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसके बावजूद भी राफेल कई तकनीकी मामलों में से J-35 से बहुत ऊपर है। इसी के लिए चीन को लगा कि अगर हमने राफेल को गलत ढंग से प्रस्तुत किया तो ऐसे में हमारे J-35 विमानों को और बल मिलेगा मार्केट अकाउंट के अंदर। उन्होंने फर्जी अकाउंट के जरिए क्या किया और अजीत डोभाल ने उसके बारे में क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। अजीत डोभाल ने चुनौती देते हुए कहा था कि पाकिस्तान एक फोटो दिखाए जिसमें भारत का नुकसान हुआ हो। डोभाल चीन के फर्जी अकाउंट से किए जा रहे दावों पर उन्होंने कहा था, वे कहते रहे कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, लेकिन मुझे एक फ़ोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान नज़र आए, यहाँ तक कि एक शीशा भी टूटा हो। इसमें कोई चूक नहीं हुई। हम उस सीमा तक सटीक थे जहाँ हमें पता था कि कौन कहाँ है। किसी के पास एक तस्वीर नहीं है। हमले कई एयरबेस पर किए, चाहे वो सरगोदा हो, रहीम यार खान हो, चकलाला हो या फिर रावलपिंडी हो। लेकिन जिस तरीके से हमने 9 जो है टेररिस्ट जो ठिकाने थे उनको बर्बाद किया है और जो 11 जो उनके मिलिट्री बेसिस थे उनको बर्बाद किया है, तो इस पर साफ जाहिर है कि राफेल जेट का जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा होगा। और जहां तक बेचैनी का सवाल है चाइना को बेचैनी नहीं है। चाइना का तो हमेशा यही रहता है, क्योंकि चाइना ने, आप देखिए, चाइना कभी लड़ाई नहीं लड़ता है, तो उसके लिए वो अपने हथियारों को दूसरे देश के को देकर उनका फिर जो है ट्रायल लेता है जो है एक्चुअल लड़ाई में। तो वो चाइना ने एक अच्छा मौका देखा कि पाकिस्तान को जो हथियार दिए हैं उनका जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उन्होंने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया, उन्होंने PL-15 एयर टू एयर मिसाइल दी, उन्होंने J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया। तो ये तो चाइना का अपना पर्सनल इंटरेस्ट था। राफेल और चीनी J-35 की तुलना करें तो J-35 5वीं पीढ़ी का विमान है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का विमान है।
J-35 स्टेल्थ फाइटर है, जबकि राफेल मल्टी रोल फाइटर है। राफेल और J-35 की स्पीड करीब 1.8 मार्क है, जबकि हथियार के मामले में राफेल J-35 पर भारी है। आपको बता दें कि J-35 भले ही 5वीं पीढ़ी का विमान हो, लेकिन उसकी क्षमता अभी तक किसी युद्ध में साबित नहीं हुई है, जबकि राफेल ने कई बार खुद को साबित किया है। सवाल ये उठता है कि क्या अगर J-35 और राफेल के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें कौन सा जहाज जो है ज्यादा कामयाब होगा। खैर अभी तक जब तक कोई चीज एक्चुअल नहीं होती है तब तक उसका पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ एक दो एडवांटेज है जो J-35 में। एक तो 5th जनरेशन जेट है, उसकी वजह से जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन है रडार का वो बहुत कम है, जिससे उसको जो है पता लगाना मुश्किल है। लेकिन कहते ये हैं कि अगर J-35 और राफेल अगर क्लोज कॉम्बैट में हो तो उसके बाद राफेल का पल्ला हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि उसकी एजिलिटी और उसकी मैन्यूवरेबिलिटी को देखते हुए और उसकी इंटरऑपरेबिलिटी को देखते हुए वो ज्यादा कामयाब है। अमेरिकी रिपोर्ट से साफ है कि चीन का मकसद दुनिया भर में अपने हथियारों का झूठा प्रचार कर राफेल की बिक्री को रोकना और अपने हथियारों को बेचना था। अमेरिकी रिपोर्ट पर चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यूएससीसी ने एक बार फिर से चीन की आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा क्षेत्र में हो रही तरक्की को ऐसे दिखाया है जैसे वो दुनिया के लिए खतरा हो। यह रिपोर्ट राजनीतिक मकसद से लिखी गई है और हकीकत का सही विश्लेषण नहीं करती। आयोग के भीतर चीन को लेकर गहरी गलतफहमियां और अहंकार मौजूद हैं। अमेरिका को चीन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का काम चीन का नहीं बल्कि अमेरिका का है। अमेरिका ने चिप टेक्नोलॉजी पर रोक, मिलिट्री इक्विपमेंट पर बैन, कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना और अपने सहयोगी देशों पर दबाव डालकर चीन के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने की कोशिश की है। चीन के बयान से साफ है कि वो इस बात को छिपाना चाहता है कि पाकिस्तान में उसके हथियार पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। चीन अपनी सच्चाई छिपाने के लिए हर दांव आजमा रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट ने उसकी कलई खोलकर रख दी है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी मौजूद हैं और मेरे साथ एक्स एम्बेसडर दीपक वोरा साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक वोरा सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो शॉर्ट टर्म प्रचार है चीन का, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म गेंस पर ही जीता है, लॉन्ग टर्म में ये प्रचार बेपर्दा हो जाना है जैसा यूएससीसी की ये रिपोर्ट करती है, लेकिन इसके बावजूद चीन इन शॉर्ट टर्म गेंस के पीछे क्यों लगा रहता है? आखिरकार ये झूठ फैला के क्या हासिल हो जाएगा? क्योंकि अंत में तो ये तय होना ही है ना, साबित होना ही है कि J-35 से बेहतर राफेल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ शाम को, और फिर आपने जनरल ध्रुव कटोच को बुलाया। इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा, मैं घर जा रहा हूँ, आप सब कुछ इन्हीं से जान जाइएगा। ही इज ब्रिलियंट। बट बहुत अच्छा है जो आपने किया। मैं अमेरिका में रहा हूँ, आप तो जानते हैं, हर साल मैं वहां जाता हूँ। सबसे पहले ये जो रिपोर्ट थी, ये यूएस चाइना की सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी थी, जिसको कांग्रेशनल कमेटी कहते हैं। और इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखना चाहें सर, मैंने भी किया। जब मैं वहां पोस्टेड था, हम भी बहुत चीजें लिखवाते थे इन लोगों से। बहुत तरीके होते हैं, इंसान हैं जो ये रिपोर्ट लिखते हैं, भगवान नहीं है, तो उनको भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। लेट मी लीव इट एट दैट। इसके बावजूद इसके अतिरिक्त जो राफाल है, जिसको हम कहते हैं, राफाल का मतलब होता है हवा का झोंका। तो राफाल एयरक्राफ्ट जो है, जिसको 4.5 या 5, इनका कोई मतलब नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल कि 1.5, 2.5, 3.5, क्या इसका मतलब? 3.75 क्यों नहीं है? 4.235 क्यों नहीं है? ये नए नए तरीके बनाते रहते हैं। और फिर अभी तो अमेरिकी चाइना का आप देखेंगे, क्योंकि चाइना तो ये दुनिया को ऐलान कर चुका है कि मेरा नंबर 1 दुश्मन अमेरिका है, मेरे को अमेरिका को समुद्र में फेंक देना है और मैं दुनिया का शहंशाह बनूंगा। अभी चाइना बोलेगा कि मेरे पास तो 15 जनरेशन प्लेन आ गया है, वो मैंने बना दिया, वो चंद्रमा पे आजकल घूम रहा है, सूरज में घूम रहा है। बकवास करते हैं। और फिर उसका जो अखबार है वो गेबल्स टाइम्स, गेबल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, तो उसको ग्लोबल टाइम्स ही मैं गेबल्स टाइम्स, वो झूठ पे झूठ पे झूठ। सर आपको एक चीज बताऊं जनरल कटोच साहब, मैंडरिन चाइनीज भाषा में सच्चाई, ट्रूथ का कोई शब्द नहीं होता, रियलिटी का होता है सर।
सच्चाई का नहीं हो। हम तो कहते हैं सत्यमेव जयते, हमारे लिए तो सच्चाई है, उसके लिए सच्चाई शब्द ही नहीं है। झूठ पे झूठ पे झूठ बोलता जाता है। अब 100 से ज्यादा देश भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, ये आप जानते हैं। आप ही के चैनल पे मैंने कई बार सुना है। चाहे छोटा खरीदते हैं चाहे बड़ा खरीदते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल चाहते हैं, ये चाहते हैं वो चाहते हैं। चीन केवल दुनिया का 6% लगभग डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसका एक्सपोर्ट करता है, और सिर्फ पाकिस्तान उससे खरीदता है, अभी तक और कोई नहीं खरीद रहा। जिन जिन देशों को उसने बेचे थे अपना सामान, अपने हथियार, उन्होंने कैंसिल कर दिए थे। उसको डर है कि मैंने इतनी बड़ी जो डिफेंस इंडस्ट्री बना ली है वो किसके लिए है, किसके अगेंस्ट यूज करूंगा, कितना ठोकूंगा मैं ताइवान को, ताइवान बल्कि उसको ठोकेगा। सो ये जो डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन है, ये प्योर चाइनीज स्ट्रैटेजी है सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इमेज बनाइए आप, और ये आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, आप देखना अगर चीन में कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरी आवाज लेके, आपकी आवाज लेके, जनरल कटोच की आवाज लेके कुछ बोल देगा। हम कह क्या रहे हैं, आप जो वो रिपोर्ट बनाएगा, इट विल बी टोटली डिफरेंट। सो 3 चीजें स्पष्ट हैं। हाँ, हमारे कुछ जहाज जो हैं, डसाल्ट वाले जो रफाल बनाते हैं, उन्होंने कहा था कि एक हमारा जहाज गिरा था, लेकिन कॉम्बैट में नहीं गिरा। वो हाई एल्टीट्यूड 12,500 मीटर पे ऊपर जा रहा था, तो कोई टेक्निकल फेलियर हो गया, गिर गया था जहाज। कोई भी कॉम्बैट में नहीं गिरे, ये उन्होंने कहा था जो चेयरमैन है। और फिर किसी ने कहा 1 या 2 गिर गए, हमने कुछ नहीं बोला। अब आप, चीन ने जो कहा है कि इतने गिर गए, ये गिर गए, अमेरिकन रिपोर्ट भी यही बता रही है। अमेरिकन रिपोर्ट का इंटरेस्ट क्या है, मुझसे क्यों दुश्मनी चाहता है? वो दुश्मनी मुझसे नहीं चाहता, वो चीन के ऊपर उंगली उठाना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है चीन बकवास कर रहा है, चीन अमेरिका को चुनौती दे रहा है। तो मैं तो बीच में कोलैटरल डैमेज हूं एक तरह से। और मेरी बात मानिए सर, मैंने ये बहुत देखा अपने जीवन में, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में। 1 हफ्ते के अंदर इस रिपोर्ट को भूल जाएंगे। ठीक है, आप कहते हैं कि इस रिपोर्ट को लोग 1 हफ्ते के अंदर भूल जाएंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है जन कटोच, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि आखिर चीन किन किन देशों को अपने एयरक्राफ्ट वगैरह निर्यात करता है, और राफेल किन किन देशों के पास मौजूद है, क्योंकि राफेल की सुपीरियरिटी कई बार प्रूव हो चुकी है। धन्यवाद और नमस्कार। और अम्बेसडर दीपक वोरा साहब ने बहुत ज़्यादा बातें की, मैं हम तो उनसे सीखते ही रहते हैं। सो एनीवे, नहीं देखिए, जहाँ तक राफेल और आपने बात की है JF-35 की, इसका अभी तक मुकाबला हुआ नहीं है। और जिस ऑपरेशन सिंदूर में भी जो मुकाबला हुआ है, आपने देखा होगा, कोई भी भारतीय एयरक्राफ्ट जो है, फाइटर एयरक्राफ्ट, हमने सीमा पार नहीं की, और ना तो किसी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने सीमा पार की। तो दोनों के बीच में वो जो क्लोज कॉम्बैट देखने को मिला था, अम, अ, अ, अम, जब बालाकोट की स्ट्राइक की थी, वो इस समय पर नहीं हुआ है। और वहां पर भी एक हमारे मिग ने एक पाकिस्तानी F-16 गिरा दी थी, और दोनों जहाज उधर गिर गए, और दोनों की डेब्री है। तो एक तो पहले ये बात है, उस प्रकार का जो इंगेजमेंट होता है, जो क्लोज कॉम्बैट होता है दोनों दो एयरक्राफ्ट के बीच में, वो जमाना मेरे अपने ख्याल से अभी खत्म हो गया है। अभी ये लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम दोनों के पास इस प्रकार से आ गए हैं कि जो वो कम से कम 150-200 किलोमीटर दूरी पे ही रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो उस प्रकार का ये मुकाबला, ये दिखाना कि JF-10, JF-17 ये तो थे इस समय पर एक अब, लेकिन JF-35 की जब आप बात करते हैं, वो तो अभी मैदान पे नहीं है, और कुछ एयरक्राफ्ट अभी चीन ने बनाए हैं, और उसका प्रचार वो कर रहे हैं। लेकिन जो एम्बेसडर साहब ने बात बताई वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप सिर्फ शेयर प्राइस की बात देखेंगे, तो क्या हुआ है कि राफेल की जो शेयर प्राइस है, जो राफेल कंपनी है, जो उनकी कंपनी है, डसॉ कंपनी है, उनके शेयर प्राइस में घाटा नहीं हुआ है इस युद्ध के बाद, लेकिन चीन को धक्का पड़ा है। तो यहाँ पर जो जो लोग इसको जानते हैं, जो खरीदना चाहते हैं, वो तो बहुत गहराई से इन चीज़ों को देखते हैं। और अगर उस प्रकार का नुकसान हो जाता भारत का JF-10 हथियार से, या JF-17 जो पाकिस्तान के पास है, जो चीनी हथियार है, तब तो वो साफ नजर आ जाता। लेकिन दूसरी बात, एक चीज और भी बताई है, इसी रिपोर्ट में बताई है कि जो जिक्र करते हैं, तो रिपोर्ट ने बोला है कि कहा जाता है कि 3 भारत के हवाई जहाज गिरे, लेकिन वो भी ये कहता है कि डेबरी किसी का नहीं मिला। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर आप कहीं भी कुछ कर दें, उसका डेबरी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। जब भारत ने जो हवाई जहाज गिराए, उसकी डेबरी हमने तो दिखा दी, जो उनके एवैक्स वगैरह गिराए,
जो हमने 9 जो उनके बेसेस वो टेररिस्ट बेसेस पूरे नष्ट कर दिए, उनकी डेब्री हमने दिखाई। और बाद में जो उनके एयर बेसेस के ऊपर अटैक हुआ और हैंगर्स के ऊपर अटैक हुआ, वो पूरे फोटो के साथ, प्रूफ के साथ हमने दिखा दिया। लेकिन आज तक पाकिस्तान ये चीज नहीं दिखा सका है। लेकिन ये बात सही है कि चीन ने प्रोपेगेंडा एकदम शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल आप देखिए जो हथियारों की जो खेल है, जो डिफेंस मार्केट है, इसमें करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, ये जो बहुत ही ज्यादा पैसा इस इंडस्ट्री में है। और पाकिस्तानी तकरीबन उनके 80% जो पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस है, उनके पास चीन का इक्विपमेंट है। और जहां तक एयर डिफेंस की बात करते हैं, उनके पास JF-10 JF-17 एयरक्राफ्ट है, और एयर डिफेंस के लिए उनके पास HQ-9 है। तो HQ-9 की मैं पहले बात करना चाहता हूं कि जितने भी भारत ने हमले किए पाकिस्तान के ऊपर, HQ-9 एक भी हमला को रोक नहीं सका। तो हमारी जो हमला हुए वो 100% सक्सेसफुल हुए। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले हुए हैं भारत के ऊपर, वो एक भी सफल नहीं हुआ। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो भी उन्होंने ड्रोन्स भेजी या मिसाइल्स भेजी, वो पूरी तरह से हमने नष्ट कर दी। तो एक तरफ से ये जो धक्का लगा है चीन को उनके डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा लगा हुआ है। और उसको उसकी इसी को अपने जो उनके कस्टमर्स हैं, डिफेंस कस्टमर्स हैं, उनका भरोसा रखने के लिए मुझे लगता है उन्होंने ये कैंपेन शुरू कर दी कि हमारा JF-10 हथियार जो है, JF-10 फाइटर एयरक्राफ्ट ने एक रफेल को गिरा दिया। और JF-10 भी 4.5 है, रफेल भी 4.5 है। अब हमारे पास JF-35 आ रहा है, जो 5th जनरेशन है, एक स्टेल्थ फाइटर है, जिसको ढूंढने में थोड़ी और मुश्किल हो जाती है। इतना ही फर्क है स्टेल्थ में और 4.5 में। तो ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान और बाकी देश भी उसके जो नए हथियार हैं वो खरीदे, JF-10 खरीदे, JF-17 खरीदे, और JF-35 को भी वो उसको खरीदे। लेकिन मुझे नहीं लगता है ये सफल होगा। और जहां तक भारत की बात है, भारत को मालूम है, क्योंकि ये जो बेशक कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इसका उल्टा बयान दे रहे हैं कि भाई भारत क्यों रफेल अभी खरीद रहा है, जबकि ऑप सिंदूर में उसका नुकसान हुआ है। लेकिन इस रिपोर्ट में तो कहीं नहीं लिखा है कि हमारे रफेल फेल हुए हैं। बेशक कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो उस प्रकार का कोटेशन कर रहे हैं। ये पूरी एक पेज की रिपोर्ट है। इन 745 पेजेस में सिर्फ एक पेज का इसके ऊपर जिक्र है, जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जाता है। और सभी लोग उसी रिपोर्ट को पकड़ के अपना अपना वो दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि भारत ने जब अभी और रफेल को ऑर्डर देने की मंजूरी दे दी है, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये एयरक्राफ्ट जो है बिल्कुल कारगर साबित हुआ है, और इसमें पूरी दुनिया का भरोसा है। इसलिए डासो कंपनी की जो शेयर प्राइसेस है वो बढ़ चुकी है, और जहां तक चीन की है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आई, उसमें उसको थोड़ा धक्का लगा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि चीन के जो एयरक्राफ्ट बनाती है उस कंपनी को धक्का लगा है, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और इसका विश्लेषण हमने कई बार किया है। आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे आपसे G20 पर भी बात करनी है, क्योंकि G20 अभी की एक बड़ी खबर है। अब बात दक्षिण अफ्रीका में हो रहे 20वें G20 शिखर सम्मेलन की, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में 21 से 23 नवंबर तक हो रहे इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लगातार चौथी बार G20 शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख सत्रों में भाग लेंगे। इन सत्रों में समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से आयोजित भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठक में भी भाग लेंगे। इसीलिए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। G20 में फिर भी पूरी दुनिया के जो देश हैं केवल
10% ही उसमें रिप्रेजेंटेड हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे समझौते हैं, कुछ ऐसे निर्णय हैं जो हम G20 में कर सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके 193 सदस्य हैं वहाँ पर करना बड़ा कठिन हो जाता है। दूसरी चीज़, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने G20 के बारे में पहले ही कह दिया कि ये सब बकवास है। वो क्यों? क्योंकि उसको G1 पसंद है, केवल अमेरिका और कोई देश नहीं। जब सोवियत संघ टूटा था 1991 में, तो उसके बाद G1 था कुछ देर के लिए, लेकिन फिर चीन उभरा, भारत आया, बहुत से और देश उभरे। और G20 का अहम मुद्दा होता है जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स नहीं। दुनिया की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है। इस साल 2025 में माना जाता है कि पूरी दुनिया का जीडीपी ग्रोथ 2.4-2.5% होगा, जबकि भारत का 8 और 9% के बीच होगा। तो मेरा मानना है कि अगर हम लोग G20 में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, हमारे लिए बहुत अच्छा। सीधे मैं चलता हूं, मेरे साथ दो खास मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ पूर्व राजदूत और एम्बेसडर दीपक वोरा साहब जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा साहब, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा, अमेरिका ने इसमें आने से क्यों मना किया? वो कह रहा है कि जो श्वेत लोग हैं उनसे उन पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया था डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर। क्या उसकी भी छाव इसके ऊपर दिखाई दे रही है? उसकी भी छाया इसके ऊपर दिखाई दे रही है? 100% सर। मैं एक चीज आपको बता दूं सर, किसी ने आरोप नहीं लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। ये समझ नहीं रहा है G20 है क्या चीज, ये आप जानते हैं, जनरल साहब जानते हैं, मैं जानता हूं। एक G7 है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल नेशन, अमीर देश जो है, ये उसका एक एक्सपैंडेड वर्जन है। फिर एक G77 है विकासशील देशों का, ये उसका अब्रीविएटेड छोटा वर्जन है। और आज के टाइम पे आप कितना प्रतिशत दुनिया की आबादी है, कितना जीडीपी है, वो सब आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा। लेकिन ये इसके मायने क्या हैं? अभी पिछले 4 साल से G20 ने ये साबित कर दिया है कि वो जो निर्णय लेता है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करता है, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स। और दुनिया की जो आर्थिक व्यवस्था व्यस्त हो रही है, खराब क्षमा कीजिए, खराब हो रही है, उसमें G20 के देश, 20 दुनिया की सबसे बड़ी जो आर्थिक ताकतें हैं, वो उसको सुधार सकती हैं। अब स्थापना इसकी हुई थी जब अमेरिका ने सोचा कि वहां रिसेशन आया तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ और देशों को लाया, जब G20 बन गया, तब से चलता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की दो समस्याएं, एक तो G1 और दूसरा साउथ अफ्रीका के साथ उनके संबंध ठीक नहीं है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि आप ना जाकर आप अमेरिका को एक्सपोज करें। जो आपका व्यू पॉइंट है वो किसी के सामने नहीं रखा जाए। हम सब जानते हैं आपका व्यू पॉइंट है क्या है, लेकिन फिर भी, और अब आपने ये भी कह दिया कि कोई भी ऑफिशियल नहीं जाएगा, हम बिल्कुल बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ऐसा आप यूएन को भी बॉयकॉट कर दीजिए, आप सारी दुनिया को बॉयकॉट कर दीजिए, अकेले हो जाइए, आइसोलेशन फॉरेन पॉलिसी में चले जाइए, आपको मुबारक हो। मेरा मानना है कि ये ना जाने से सर नुकसान G20 का नहीं होगा। जो बाकी देश वहां पर है, हम भी है, ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, चाइना भी है, जितने देश हैं, हमको फायदा होगा अगर ये व्यक्ति वहां पर नहीं आता, क्योंकि ये डिसरप्टर है, ये कंसेंसस में विश्वास नहीं करता। माई वे और द हाईवे, जो मैं कहता हूं वो करो, नहीं तो मैं 350% क्या वो लगा दूंगा अगर भारत और पाकिस्तान ने टैरिफ, टैरिफ, समझौता नहीं किया। टैरिफ, हाँ, साढ़े तीन नया सौ नया प्रतिशत शब्द लगा सीखा है दूंगा। हम सब और लोगों ने, टाइगर, टैरिफ। हाँ, टैरिफ, डोनाल्ड टैरिफ, ट्रंप ही तो नाम है ना इसका। तो जितने मर्जी ये टैरिफ लगा दे, हमने इसकी बात नहीं सुनी थी सर। ये आई डोंट नो, अब हमारी ट्रेड डील तो होने वाली है इसके साथ। आजकल तो हम उसके डार्लिंग बन गया, तो स्वीट हार्ट चल रहे हैं। पहले गाली देता, इसका एक वो ट्रेड एडवाइजर है जनरल कटोच, उसका नाम पीटर बिजारो है ना, ऐसा ही कुछ बिजार बिजार आदमी है। हाँ, ऐसा ही कुछ। तो वो कमीना आजकल कुछ नहीं बोलता। आपने देखा पिछले 2 महीने से उसके मुंह के ऊपर ताला लग गया है। उसको बोला गया कि हमारी ट्रेड डील होने वाली है, बकवास मत कर। पहले तो गाली देता था हमको। और फिर एक स्पुटनिक भी है उनका कॉमर्स सेक्रेटरी, वो भी बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है कि यार ये क्या हो गया, भारत तो अब बहुत उभर रहा है, हमारे साथ डील कर रहा है। सो सर, मेरा मानना है कि G20 में ना जाकर हम लोग जा रहे हैं परफेक्ट डिसीजन जैसी इंस्टीट्यूशंस हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मीटिंग के लिए अभी डॉक्टर एस जयशंकर गए हुए हैं रशिया, व्लादिमीर पुतिन साहब आ रहे हैं, नेतन्याहू साहब यहाँ आ रहे हैं। तो हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स में रोल बढ़ता जा रहा है, जबकि ये बेवकूफ इंटरनेशनल अफेयर्स में अपना रोल घटा रहा है सर, वो गलत कर रहा है। जनरल कटोच साहब, रोल अगर इस तरह से घटता जाएगा तो इसके रिपरकेशंस क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति ना समझता होगा? अमेरिका जिसकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉरेन रिलेशंस के आधार पर समझ चलती है, उनको ये समझ नहीं पड़ता है?
नहीं जो एम्बेसडर साहब ने बात कही, मैं उससे विरोध नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप समझता सब कुछ है। मैं समझता हूँ कुछ और कारण है ये। देखिए, जहां भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि स्पॉटलाइट सिर्फ उनके ऊपर हो, जो कैमरास है उनके ऊपर फोकस हो। अभी वो कैमरा का फोकस इनका G20 में होने वाला नहीं था। वहां पर चीन भी है, रूस भी है, भारत भी है, 19 देश हैं। द 20th, जो 20वां देश है, वो यूरोपियन यूनियन को, वो 20 उसको मिला के फिर 20th आ जाता है। तो अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है, तो 20, अभी अभी 21 हो गए हैं। तो बेसिक नाम G20 चल रहा है, ये G21 में इसका नाम हो जाएगा। अ, नहीं, देखिए, यहाँ अगर वो कुछ कर सकते हैं जिससे कि पूरी की पूरी स्पॉटलाइट और कवरेज उनके ऊपर हो जाए, तो तब मुझे लगता है वो उधर आने वाले थे। लेकिन साउथ अफ्रीका की तरफ से उनको कोई भाव नहीं मिलेगा। तो उनको तो कन्वीनियंट बहाना मिल गया कि ठीक है, ये वाइट फार्मर हैं, उनके ऊपर अपराध हो रहे हैं, तो इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे और सैंक्शन वगैरह लगाएंगे। देखिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बेसिकली उनको ये मालूम है कि जो बात अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप अब आगे रखना चाहते हैं, वो होने वाली नहीं है। और वो भी एक बाकी 21 देशों या बाकी जो दो यूनियंस हैं और 19 कंट्रीज हैं, उनकी तरह पर अमेरिका भी सिर्फ एक है। और जैसे कि गाजा में गए तो स्पॉटलाइट उनके ऊपर थी, जब इजिप्ट में गए तब स्पॉटलाइट उनके ऊपर थी। जहां पर भी जाते हैं वो चाहते हैं स्पॉटलाइट उनके ऊपर हो, यहाँ पर उनके ऊपर स्पॉटलाइट नहीं है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने समझा कि ठीक है, अगर कैमरा मेरे ऊपर नहीं आता है तो हम जाएंगे नहीं, और हमारे जाने से ही वही चर्चा हो जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो चर्चा भी नहीं होगी, क्योंकि ये G20 समिट जो है, ये बहुत सफलतापूर्वक होगा। कोई ना कोई तो डिसीजन दिए जाएंगे। और ठीक है। जैसे एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो डिसीजन दिए जाएंगे अमेरिका उसमें शामिल नहीं होगा, तो उनकी आवाज वहां से कट जाती है। और मैं समझता हूं किसी को भी कोई भी कारण हो, इस प्रकार के फोरम छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपकी बात है, आपके पक्ष की बात है, वो फिर बात रह जाती है। और यहाँ पर अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं होगी। और ये मैं समझता हूँ G20 के लिए भी घाटा है, क्योंकि अमेरिका, कुछ भी बोलो, सबसे पावरफुल इकोनॉमिक देश नंबर 1 वो ही चल रहा है। उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। कई देशों के साथ उसकी ट्रेड डील्स चल रही हैं। ठीक अभी है। भारत के साथ भी अभी कुछ दिनों में होने वाली है। तो इस प्रकार का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये निर्णय लेना कि वो नहीं जाएंगे और इसको बॉयकॉट करेंगे, और कोई भी अमेरिकन वहां पर नहीं जाएगा, ये मैं समझता हूँ घाटा उन्हीं को होगा। और इस समय पर क्योंकि इतनी कमिटमेंट हो चुकी है, इस डिसीजन में चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं दूसरी बात भी ये बताना चाहता हूँ, बाकी बस सर, दुनिया मैं को यहीं उसको कोई रोकूंगा, फर्क नहीं अफसोस पड़ने मेरे वाला है, पास वक्त इतना ही अमेरिका है। आया ना दीपक आए। वोरा साहब, एक पुराने गाने की लाइन है, दौलत और जवानी जिस दिन खो जाती है, सच कहता हूं सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, हमको इसके बारे में विचार करना होगा। जिस तरह से वो अपने आप को पूरी दुनिया से अलग करते जा रहे हैं, ये देखते हुए फिलहाल आप दोनों का इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है कोट ऑफ द डे का। ताकत और दौलत कभी किसी एक के पास टिक कर नहीं रहती। मेहनत और हिम्मत के साथ जो लगातार आगे बढ़ता है, देश और दुनिया में उसी को बादशाहत मिलती है।